हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग बात करेंगे संरचना एवं टूल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे कि मशीन की जो संरचना होती है वो किस तरीके की होती है और टूल कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, या फिर मशीन टूल जो होता है उसकी क्या संरचना होती है, उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसका चैप्टर का नाम है संरचना एवं टूल, उस हिसाब से आप लोग समझ गए हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मशीन टूल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि टूल होता क्या है। तो टूल का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये काम हम कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक बेहतर टूल की ज़रूरत है। ठीक है, तो टूल का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम किसी भी वर्क पीस को किसी नए शेप या साइज में ढाल सकें या उसके द्वारा हम बना सकें, उसे हम टूल कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मान लो मशीन में हम कोई भी टूल प्रयोग कर रहे हैं और उसमें हमने अगर कोई भी वर्क पीस लगा दिया, ठीक, तो उस वर्क पीस से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने, जो रिमूव करता है उसी को हम टूल कहते हैं। जैसे अब किताब के हिसाब से इसमें किसी भी मशीन को हम मशीन टूल कह सकते हैं जिससे जिसके द्वारा उस मशीन के अंग निर्मित कर सकें या जिससे एक नई मशीन का निर्माण किया जा सके। मतलब कि मशीन टूल वही होते हैं जिससे हम मशीन निर्माण करते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें मोटरसाइकिल अगर हमारी बन रही है तो मोटरसाइकिल भी एक मशीन ही है, इंजन भी एक मशीन ही है। ठीक है, तो मतलब कि मशीन टूल जैसे लेथ मशीन है, ठीक है, लेथ मशीन भी हमारा मशीन टूल है, बट लेथ मशीन भी किसी न किसी टूल से ही बन करके आई है। ठीक है, तो मशीन टूल का मतलब होता है कि उससे हम किसी भी वर्क पीस को किसी न किसी शेप या साइज में हम उसको बदल सकें, उसे हम बोलते हैं मशीन टूल। ठीक, और मशीन टूल पूरी पूरी ऐसी मशीन, मतलब कि कौन कौन सी मशीनें होती हैं जिनमें मशीन टूल प्रयोग किए जाते हैं, या फिर पूरी मशीन को ही हम टूल बोल सकते हैं। जैसे पूरे प्रोसेस को करने में कहीं ना कहीं पूरी मशीन ही काम करती है। ठीक है, तो उसे भी हम एक टूल ही बोलते हैं। जैसे लेथ मशीन हुआ, सीएनसी मशीन हुआ, ठीक है, या फिर मैं बात करूं बीएमसी मशीन की बात करूं। ठीक है, बीएनसी और सीएनसी और डीएनसी, इनमें कोई खास अंतर नहीं होता, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डीएनसी का मतलब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख करके बता देता हूँ। डीएनसी का मतलब होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल और सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बीएमसी की बात करूँ, वीएमसी की, तो बीएमसी हमारा होता है वर्टिकल मशीन सेंटर। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एचएमसी की, बीएमसी और एचएमसी, तो ये होता है हमारा हॉरिजेंटल मशीन सेंटर। ठीक है, तो ये जो सीएनसी है हमारा, इसी के ये दोनों टाइप्स होते हैं, वर्टिकल मशीन सेंटर और हॉरिजेंटल मशीन सेंटर। ये जो दोनों मशीन सेंटर हैं ये हमारे ये दोनों कहीं ना कहीं जो सीएनसी मशीन ही होती हैं एक तरीके से, बस जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, वर्क पीस हमें किस तरीके से बनाना है, उसकी सुगमता के लिए, सुगमता पूर्वक उसको बनाया जा सके, इसलिए हम मशीन को डिफरेंट डिफरेंट मशीनों में बना देते हैं, या फिर वर्क पीस को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मशीन टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये तो ही हमारी इस डिटेल, इसके बारे में डिटेल कंस्ट्रक्शन एवं टूलिंग के बारे में। अब हम करते हैं इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है कि इसे कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इस टूल को, तो पहला तो हमारा ये है सामान्य उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली मशीन टूल। जो जनरल, मतलब कि जो जनरल काम हम लोग करते हैं मशीनों पे, उनको जैसे मतलब कि अगर हम डिवाइड कर दें उन मशीनों को, तो इनमें कौन कौन से आएंगी, लेथ मशीन आएगी, शेपर मशीन आएगी, ड्रिलिंग मशीन आएगी, मिलिंग मशीन आएगी, ग्राइंडिंग मशीन आएगी, प्लेनर मशीन आएगी। ठीक है, तो ये जितनी भी सारी मशीनें होती हैं ये हमारी आती हैं सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। उत्पादन मशीन टूल, प्रोडक्शन मशीन टूल क्या होते हैं, ये वे मशीनें हैं जिनका उपयोग उत्पादन दर बढ़ाने या उत्पादन लागत को कम करने के लिए किया जाता है। इन मशीनों में कैपिस्टन एवं टरेट लेथ, अर्ध स्वचालित सेमी ऑटोमेटेड बोलते हैं जिसे, सेमी ऑटोमेटेड लेथ, उत्पादन मिलिंग मशीन, ठीक है, बहु स्पिंडल भेदन मशीन। ठीक, वाई द वे अगर हम बोलें कि एक कंपनी में अगर हमें बाइक बनानी है तो तुम कहो कि उसके लिए हमें लेथ मशीन प्रयोग करके हम बाइक बना लें, तो हमारी बाइक नहीं बन सकती है। लेकिन अगर हम वहीं पे ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड मशीन का प्रयोग करें, ठीक है, चाहे वो मिलिंग मशीन हो, ड्रिलिंग मशीन हो, ठीक है, और कोई भी मशीन हो, तो मिलिंग में भी हम गैंग मिलिंग का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं ऑटोमेशन इंडस्ट्री में।
तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो मतलब कि मशीन टूल होता है वो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे डिफरेंट मटेरियल के लिए डिवाइडेड होता है। और ऑटोमेटेड होने का मतलब है कि जो वो मशीन टूल होती है, मशीन होती है, मतलब कि फुली ऑटोमेटेड होने का मतलब है वो कंप्यूटर से कनेक्ट रहती है। तो वो कंप्यूटर हमारा क्या करता है, मतलब कि वो न्यूमेरिकल कंप्यूटर मतलब कि जो न्यूमेरिकल सिग्नल होता है उनको हमारा कन्वर्ट कर देता है मशीन सिग्नल में। जैसा कि मैंने बताया कि मशीन हमारी कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, लेकिन मशीन की भी एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है, मशीन लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो वो मशीन लैंग्वेज सिग्नल को पढ़ करके हमें प्रोडक्शन को देता है। उसके बाद अगर हम नंबर 3 पे बताएं, विशेष उद्देश्य मशीन टूल, मतलब कि एक स्पेशल स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनें प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम विशेष उद्देश्य मशीन टूल बोलते हैं। इन मशीनों का उपयोग सामान्यतः जैसे उत्पादन को बहुत अधिक मात्रा में बनाने के लिए, जैसे बल्क प्रोडक्शन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बल्क का मतलब है जैसे मान लो हमें एक साथ कई बाइक बनानी है, या एक साथ कई प्रोडक्शन चाहिए मोबाइल के बनाने हैं, या किसी भी चार्जर के पार्ट बनाने हैं। ठीक है, यानी कि बल्क प्रोडक्शन में अगर हमें कोई भी सिस्टम बनाना है तो हम यहाँ पे कौन सी वाली प्रणाली का यूज करेंगे, बहुउद्देशीय। उसके बाद हम फ्लेक्सिबल उत्पादन मशीन की बात करें। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है नम्य उत्पादन मशीन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जैसे मान लो अगर हम 5x5 का एक रेक्टेंगल आकार का मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ मशीन से। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि ये 5x5 का नहीं, अगर मुझे 6x6 का बनाना है। ठीक है, ये जैसे मान लो अभी ये 5x5 का है, अगर मुझे 6x6 का यही वर्क पीस अगर मुझे बनाना रहेगा तो इस मशीन से बनाया जा सकता है। तो इस मशीन को हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल मशीन। ये लेथ मशीन भी हो सकती है, सीएनसी मशीन भी हो सकती है, मिलिंग मशीन भी हो सकती है। ठीक है, तो इन फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज में एक ही मशीन से हम कई प्रोडक्ट बना सकें। उसके बाद हम बात करें कटाई टूल की। कटिंग कटिंग टूल क्या होता है, तो कटिंग टूल जो मशीन में टूल प्रयोग किए जाते हैं जिनकी सहायता से हम वर्क पीस को एक साइज से दूसरे साइज में परिवर्तित कर देते हैं, या फिर उससे हम अनवांटेड मटेरियल अनावश्यक पदार्थ को रिमूव कर देते हैं, उसे हम कटिंग टूल कहते हैं। ठीक, अब कटाई टूल पदार्थ की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, कठोरता। ठीक, मतलब कि जो कटिंग टूल है वो एकदम से कठोर होना चाहिए। ठीक, और चिमड़ता, टूट फूट प्रतिरोधता, ये सब ठीक होनी चाहिए। कटाई टूल का वर्गीकरण अगर हम करें तो पहला होता है हमारा स्थाई कटाई टूल पदार्थ, दूसरा होता है अस्थाई कटाई टूल। तो स्थाई में क्या होता है, देखो स्टेबल और अनस्टेबल इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, स्थाई कटाई टूल का मतलब होता है वह पदार्थ जो मशीनन प्रक्रिया के दौरान स्थायित्व तो बनाए रखते हैं, स्थाई कटाई टूल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे टंगस्टन कार्बाइड, मतलब कि इन पे ऊष्मा का हीट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कि मैंने मशीन में लगा दिया और वो हीट करके टूट टूट गया या फिर पिघल गया या कुछ भी हो गया उसमें, तो वो स्थाई टूल नहीं, वो अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, ये वे पदार्थ होते हैं। ठीक है, अस्थाई में अगर हम बात करें, ये वे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः कटाई प्रक्रम के दौरान अपना अस्तित्व नहीं बना पाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो टूल होते हैं इन पे अगर मान लो ज़्यादा हीट हो जाएंगे तो ये टूल खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें जो स्टील का टूल होता है, अगर वो हीट हो जाएगा टूट भी जाएगा। कार्बन टूल, ठीक है, कार्बन टूल, उच्च गति स्टील। ठीक, स्टील के जितने भी टूल्स होते हैं इसमें दिए गए हैं, सिरेमिक, सीमेंटेड कार्बाइड, सीबीएन, डायमंड। ठीक, उसके बाद हम बात करें जो हमारा पदार्थ और उसके गुण। अब जैसे कार्बन स्टील टूल जो होता है उसमें देखो अस्थाई होता है, ऊष्मा संवेदनशील होता है, अपेक्षाकृत महंगा होता है। ठीक है, एमआरओ मशीन में प्रयुक्त होता है। उच्च गति टूल, हाई स्पीड स्टील अस्थाई होते हैं। ठीक, अपेक्षाकृत महंगा होता है, तीव्र कटाई कोर होता है, अच्छे से कटाई करता है, मध्य तापमान पर कठोरता को बनाए रखता है। ठीक, उसके बाद हम बात करें अगर स्पीड कोबाल्ट की। ठीक है, तो ये अस्थाई होता है, अपेक्षाकृत कम महंगा होता है। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं आप लोग क्या करोगे, इन टूल्स को पढ़ लोगे, ये स्थाई है या अस्थाई टूल है। ठीक है, तो ये जरूर याद कर लोगे। ठीक है, जैसे डायमंड का जो टूल होता है वो स्थाई टूल होता है, ये कहीं भी प्रयोग करोगे। ठीक है, और ये सबसे महंगा होता है और कठोर भी होता है। बात समझ में आई।
तो अत्यधिक मुलायम भी होता है। ठीक, तो इन सभी की प्रॉपर्टीज को आप लोग पढ़ लोगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद कटाई टूल के मुख्य अवयव क्या होते हैं। ठीक, कटाई टूल के मुख्य अवयवों को आरेख 2.1 में बताया गया है। ठीक, यहाँ पे कोई चित्र बनाया गया होगा 2.1। ठीक है, ये बताया गया है, मैं अभी इसको समझाता हूँ। जैसे कि इसका पहला एक होता है सैंक। कटाई टूल के मुख्य बॉडी को सैंक कहते हैं, मतलब कि जो उसकी जो मेन बॉडी होती है उसे सैंक कहते हैं। दूसरा होता है फ्लैंक या पार्स। ठीक, यह कटाई छोर सतह के नीचे का भाग होता है, या कटाई छोर सतह के नीचे भाग से सटे को फ्लैंक कहते हैं। ठीक, उसके बाद पृष्ठ सतह की वह सतह जिस पर धातु छीलन को सहारा जाता है। ठीक है, उसके बाद एड़ी, यह कटाई टूल के आधार पर पार्ट्स के बीच का भाग होता है। जैसे हमारे मान लो पैर में एक एड़ी होती है ना, उसी तरीके से टूल की एड़ी। ठीक, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें, इसमें तो सब इंग्लिश में ही दिया है। ठीक, तो इसमें समझ में आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे जो कटिंग सतह पे यूज हो रहा है इसे हम फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, ये कटिंग एंगल होता है, जितने एंगल पे ये हमारा टूल लगा रहता है। ठीक, ये लिप एंगल होता है यहाँ वाला। ठीक, इसे हम रैक एंगल बोलते हैं। ये जो होता है रैक एंगल होता है। ये चिप फॉर्मेट होकर के जा रही है बाहर की तरफ। ये जो मटेरियल है वर्कपीस से जो चिप फॉर्मेशन हो रहा है वो बाहर की तरफ जा रहा है। ये शेयर प्लेन है, इसे शेयर प्लेन बोलते हैं जितना ये काटता है। ठीक है, तो ये चित्र थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना और कोशिश करो कि आप लोगों को रैक याद रहे, और टूल और लिप और कटिंग एंगल, फ्लैंक, चिप, इसकी इंग्लिश याद रहे, हिंदी में नहीं। ठीक है, उसके बाद कटाई टूल का वर्गीकरण। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एकल बिंदु कटाई टूल, दूसरा होता है हमारा बहु बिंदु कटाई टूल। ठीक है, अब देखो एकल बिंदु की बात करें तो एकल बिंदु का मतलब एक पॉइंट पे कटाई करता है। एकल बिंदु कटाई टूल केवल एक ही कटाई छोर होता है, मतलब कि एक ही छोर पे केवल कटाई करता है। जैसे कि लेथ मशीन टूल या प्लेनर टूल, बोरिंग टूल। ठीक, ये सब हमारे एकल टूल होते हैं। ठीक, और जो मतलब कि केवल एक ही छोर से कटाई करेगा। अभी देखो दूसरा वाला हम बताते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एकल बिंदु कटाई टूल के मुख्य कोण होते हैं रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, कटिंग एंगल। ठीक है, उसके बाद उसके बाद अष्टकोण या धातु कटाई कोण। ठीक है, तो ये सारे जितने भी कोण हैं, ठीक, इनको आपको पढ़ लेना है। ये सिंपल है, ये जैसे मैंने अभी दिखाया चित्र में। ठीक है, चित्र की सहायता से ये ज़्यादा समझ में आएगा। जो ये मतलब कि अभी मैंने दिखाया था ना, रैक एंगल कौन सा है, क्लियरेंस कौन सा है, कटिंग एंगल कौन सा है। ठीक, तो ये वही है और कुछ भी नहीं है। फिर उसी चीज़ को औजार कटाई फलक तथा कार्यखंड के आधार के समांतर एक तल के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल चित्र की सहायता से पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये चित्र है, अब इसमें तुम्हें पढ़ना है इस तरीके से। ठीक, इसमें देखो दिया कॉर्नर, फ्लैंक, मेजर फ्लैंक। इसमें कोई एंगल नहीं दिया, देखो इसमें दिया है, ये है हमारा फ्लैंक एंगल। ठीक, नहीं, ये है हमारा कटिंग एंगल, और ये है हमारा लिप एंगल। ठीक है, ये है हमारा रैक एंगल। रैक एंगल यहाँ पे बना हुआ है। आप लोगों को बताना है कि जहाँ पे हमारा चिप फॉर्मेशन होता है, तो चिप फॉर्मेशन तथा कटिंग टूल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम रैक एंगल बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से चित्र को देखते हुए भी तुम बड़े अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक, अगर वो चीज़ किताबी वाली भाषा समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक, उसके बाद पश्च अवनमन कोण, यह मापन टूल शंख की दिशा में होता है। ठीक, और ये मापन टूल के लंबवत होता है। ठीक है, अब ये धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। कैसे हो सकता है, मतलब कि अगर निगेटिव काट देगी तो ऋणात्मक हो जाएगा, और एकदम बराबर काटेगी तो शून्य भी रहता है। ठीक, ये सब पढ़ने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, इसको छोड़ते हैं मैं। हाँ, अब देखो ये पढ़ना है कटाई टूल का सेटिंग अप के आधार पर वर्गीकरण। मतलब कि जिस तरीके से हम कटाई टूल को सेट करेंगे उस तरीके से हम इसको तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला प्रेजेंट टूल, दूसरा क्वालिफाइड, तीसरा सेमी क्वालिफाइड टूल। ठीक है, तो प्रेजेंट टूल क्या होता है, पूर्व संयोजित टूल। किसी मशीन में विशेष टूल होल्डर की सहायता से एडवांस में किसी अन्य स्थान पर टूल को सेट करके रखना। मतलब कि पहले से ही हम उसमें एक और टूल को सेट करके रखें। ठीक, तो क्या होगा कि उसे हम प्रेजेंट टूल बोलेंगे। उसके बाद योग्य टूल क्या होता है। ठीक,
बात करें अब हम योग्य टूल की, क्वालिफाइड टूल की, तो उपकरण जो मशीन पर किसी स्थान पर फिट बैठता है, मतलब कि ऐसा टूल जो मशीन के स्थान पर एकदम से फिट बैठे तो उसे हम योग्य टूल बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अब लेथ मशीन में हम ऐसा टूल लगाएं जो उसके टूल पोस्ट सेंटर पे फिट ही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो इसे हम योग्य टूल नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आई? तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे काउंटर सिंक या ड्रिल बिट, ठीक। उसके बाद अर्ध योग्य टूल, योग्य उपकरण जो टूल शंकु पर कई समायोज्य बटनों का उपयोग करके आयामों में समायोजित किए जा सकते हैं, उन्हें अर्ध योग्य उपकरण कहते हैं। इनको मतलब कि क्या करते हैं, टूल को मतलब कि कई तरीके से समायोजित मतलब बांधते हैं, ठीक है। जैसे जो टूल हमारा उसमें प्रयोग होता है सीएनसी मशीन में, ठीक। जैसे अब ये देखो, इसमें ये जो टूल है इसे 3 जगह से इसको बांधा गया है इस टूल को, तब ये टूल काम करेगा। ये उपकरण सटीक आयाम के लिए निम्नलिखित रखरखाव मांग करता है, मतलब कि ये सही से फिट नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हमें अगर इसका उपयोग करना है तो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसे हम अयोग्य टूल बोलते हैं। उसके बाद क्या है, वर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, तो जो वर्क को होल्ड करके काम कराएं, ठीक है। जैसे कि मान लो चेकिंग भी करें, साथ में टेस्टिंग भी करें, ठीक। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एटीसी के बारे में, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ठीक। तो ऑटोमेटिक टूल चेंज क्या होता है सीएनसी मशीन में, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे मशीन में जैसे कि 5-6 अगर टूल लगे हुए हैं, ठीक। तो इसमें अगर कोई भी एक टूल बाई चांस अगर टूट जाए तो दूसरा टूल अपने आप वहाँ पे आकर के काम करने लगे, तो ये जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होता है, ये मतलब कि अपने आप मशीन के टूल को बदल देता है, ठीक है। तो सीएनसी मशीन का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि वह एक ही सेटिंग में कई क्रियाएं संपन्न करे। जटिल अंगों के मशीनन के लिए अधिक से अधिक टूल की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि इसमें कई सारे टूल्स लगे रहते हैं, ठीक। और ये इसमें मान लो अगर टूल हमारा पुराना भी हो रहा है तो ये उसकी जगह पे दूसरे टूल को आकर के फिट कर देगा। ऑटोमेटिक टूल चेंजर के लाभ क्या होते हैं, टूल अगर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, मान लो एक ही सेकंड में चेंज हो रहा है, तो इससे जो वर्क पीस हम बना रहे हैं वो खराब नहीं होगा, ठीक है। और जो एक्यूरेसी है मतलब कि वो अच्छी रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेटिक टूल परिवर्तन के कारण ऑपरेटर सुरक्षित रहता है। जैसे मान लो अगर टूल हमारा बीच में अगर टूट भी गया, तो अगर जैसे जनरली अगर ये ऑटोमेटिक चेंज ना हो तो ये ऑपरेटर को भी मतलब कि लग सकता है, रखरखाव इसका जो है वो सरल होता है, प्रक्रम नम्यता में वृद्धि होती है, ठीक। तो ये सारे हैं इसके फायदे हैं, उनको पढ़ लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं सीएनसी मशीन बेड। मशीन बेड क्या होता है, जिस पर पूरी जो सीएनसी मशीन होती है वो स्टेबल होती है, जहाँ पे सीएनसी मशीन लगी रहती है उसे हम मशीन बेड बोलते हैं। यह एक कठोर संरचना होती है जो फर्श पर बद्ध होती है। मशीन बेड की पूरी लंबाई फर्श पर बद्ध किया जाता है, इसके लिए फर्श पर फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है। सिंपल सी बात है, जहाँ पर हम मशीन को स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मशीन बेड, ठीक। ये जो नीचे वाला भाग है इसी को मशीन बेड बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें स्लाइड वे क्या होता है। स्लाइड वे मशीन के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मशीन के अंदर जो मशीन टूल होते हैं वो आगे पीछे जाते हैं स्लाइड करके, ठीक है। मशीन का जो वर्क होल्डिंग टेबल होती है वो स्लाइड करके आगे पीछे जाती है, तो उन्हीं को हम स्लाइड वेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सीएनसी मशीन में भी होता है, जो उसकी टेबल होती है वो स्लाइड करती है वर्क पीस को, या और उसके टूल्स को स्लाइड करती है, आगे पीछे कराती है, ठीक। तो उन्हीं को हम स्लाइड वे बोलते हैं। स्लाइड मार्ग को सामान्यतः हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड मार्ग कहा जाता है। स्लाइड मार्ग सामान्यतः वह मार्ग होता है जो मशीन बेड, टूल पोस्ट, टेल स्टॉक की गति के लिए प्रयोग होता है, ठीक। सेम टू सेम वही चीज आपको लिखनी है। उसके बाद क्या है, रीसर्कुलेटिंग बेल स्क्रू। रीसर्कुलेटिंग मतलब पुनः प्रवाह बेल स्क्रू क्या होता है, इसमें स्क्रू इस तरीके, जैसे तुमने देखा होगा कि जो बैरिंग होती है, बेरिंग, ठीक है, बैरिंग में देखा होगा तुमने, तो बैरिंग में छोटे छोटे स्क्रू का प्रयोग किया जाता है ना, छोटे छोटे स्क्रू लगे रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल, वो क्या करता है कि उसको घुमाने में घर्षण बल को कम कर देता है, ठीक। तो जिससे क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से घूमने लगता है, तो वही है यहाँ पे,
ठीक। तो जैसे इसमें क्या क्या होता है, निम्न घर्षण होगा, रोलिंग घर्षण के कारण निम्न टूट फूट कम होगी। जैसे साइकिल का जो पहिया होता है उसमें मतलब कि तुमने देखा होगा छोटी छोटी से स्क्रू लगे होते, बाल स्क्रू लगे रहते हैं छोटे छोटे गोल गोल, है ना। तो वो क्या करते हैं, साइकिल का पहिया अगर हम धीरे से अगर चलाते हैं तो वो हाईली स्पीड में घूमता है, क्योंकि उसमें घर्षण ज़्यादा नहीं होता है। अगर ज़्यादा घर्षण बल वहाँ पे काम करेगा तो हमारे द्वारा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अक्ष ड्राइव एवं अक्ष मोटर। तो अक्ष ड्राइव क्या होती है, जैसे मान लो एक्स एक्सिस पे काम करना है या वाई एक्सिस पे काम करना है या जेड एक्सिस पे काम करना है, तो इसके लिए तुम लोगों ने देखा होगा कि जो बेल्ट ड्राइव होती है, चैन ड्राइव होती है, रैक एंड पिनियन ड्राइव होती है या फिर लीड स्क्रू ड्राइव होती है, इन पर ही हम इनका काम करते हैं। जैसे कि सीएनसी मशीन में मैं ज़्यादातर देखता हूँ बेल्ट ड्राइव का भी प्रयोग किया जाता है और गियर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, रैक एंड पिनियन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा ना कि अगर उसे हमें एक्स एक्सिस पे टूल को रोटेट कराना है, वाई एक्सिस पे रोटेट कराना है, तो इन सभी का प्रयोग करते हैं। बेल्ट और पुली ड्राइव क्या होती है आप लोग अच्छे से जानते हैं। जो पुली होती है उसके ऊपर हम बेल्ट लगा के जब पावर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसे हम बेल्ट ड्राइव सिस्टम बोलते हैं। चैन एवं स्प्रॉकेट ड्राइव, ठीक। स्प्रॉकेट ड्राइव, तो चैन स्प्रॉकेट एक तरीके का गियर होता है, ठीक। तो ये क्या होता है कि मतलब कि चैन से कनेक्टेड होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है कि पॉइंट टू पॉइंट मोशन को एक पहिए से आगे तक भेजता है या फिर एक जगह से दूसरे जगह तक चैन के माध्यम से भेजता है। रैक एवं पिनियन ड्राइव, तो रैक रैक के ये गियर ड्राइव हम बोल सकते हैं इसे। इसमें मतलब कि जो रैक होता है, रैक, ठीक है, वो पिनियन से लगा रहता है, तो पिनियन गियर होता है, ठीक। तो रैक एक शाफ्ट होती है जिस पर मतलब कि दांत कटे रहते हैं, तो पिनियन मतलब कि रैक को घुमाता है या चलाता है, लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो इससे भी हम मोशन को प्राप्त करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम मोशन को भेजते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम लीड स्क्रू की बात करें तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक। तो बस सिंपल सी बात है कि जो भी ये जो चैन ड्राइव, ठीक है, या फिर बेल्ट या पुली ड्राइव, ठीक है, इन सब का जो प्रयोग है, या फिर गियर एंड पिनियन ड्राइव, ठीक है, ये देखो पिनियन है और ये हमारी रैक है, ठीक है, इन सब का प्रयोग बस मोशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में या प्रयोग किया जाता है, ठीक। और ये हमारा लीड स्क्रू है जो इसको आगे पीछे कर रहा है, ठीक। जो तुमने देखा होगा कि जलरी चारा वाली जो मशीन होती है उसमें देखा होगा तुमने, ठीक। सीएनसी स्पिंडल ड्राइव एवं मोटर। तो सीएनसी में देखो जो स्पिंडल लगा रहता है, स्पिंडल हमारा वो मोटर से डायरेक्टली ड्राइव करता है। स्पिंडल जो होता है वो चक के पीछे, चक को होल्ड करता है, मतलब कि जो चक होता है चक को घुमाने के लिए काम में आता है, ठीक। जो कि मतलब कि एकदम एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेट गति के साथ काम करता है, जिसके लिए हम मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब इसके लिए दो प्रकार के मोटर होते हैं, एक होता है वायु शीतलक स्पिंडल मोटर और दूसरा होता है द्रवीय शीतलक, ठीक। उसके बाद सीएनसी मशीन का विशेष निर्माण एवं आवश्यकताएं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसकी रिलेबिलिटी परफॉर्मेंस हाई होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होनी चाहिए, बस यही तुम्हें याद रखना है, ठीक, और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये है शीतलन, ठीक है। शीतलन का मतलब होता है सीएनसी मशीन में देखो अगर काम करती है तो कुछ ना कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, ठीक है। तो उस ऊष्मा को मतलब कि ठंडा, मशीन को ठंडा रखने के लिए और उसके टूल को ठंडा रखने के लिए हम कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं, ठीक। और सॉरी, कटिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं, और मशीन को ठंडा रखने के लिए भी हम तो अब शीतलन के बारे में आप लोग जान ही गए हैं, ठीक है। शीतलन का मतलब होता है मशीन को ठंडा करने के लिए जो प्रक्रिया प्रयुक्त की जाए, ठीक। और स्नेहक तेल, लुब्रिकेशन ऑयल जो मशीन के पार्टों को चिकना करने के लिए बनाए रखे, ठीक। और उसके बाद ये चैप्टर तुम लोगों का फिनिश होता है, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है कि अब
इसका नोट्स तैयार कर लेना है, और अगर कोई समस्या आती है तो मुझे क्वेश्चन पूछिए, ठीक, फिर मैं बताता हूँ, आंसर बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन पूछिए।